हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं उनको मालूम होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट आने ही वाली है। वो अपनी कॉम्पिटिशन बना सकते हैं। तो आज हम टैक्स कॉम्पिटिशन बनाना सीखेंगे। हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020 टू 21 की, यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकम के 5 सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड फ्रॉम कैपिटल गेन। और उसके बाद आती हैं डिडक्शंस एंड देन टैक्स ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की। हम यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में अपनी कॉम्पिटिशन बना रहे हैं। यहाँ पर हम अपना कंपनी नेम लिखेंगे जहाँ से हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं। सैलरी एज़ पर सेक्शन 17 क्लोज 1। यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी हम एंटर करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 क्लोज 2। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वो अमाउंट एंटर करेंगे इसके सामने जितने अमाउंट के हमें हमारी कंपनी से परक्विजिट रिसीव हो रहे हैं। नेक्स्ट है अलाउंसेस रिसीव्ड। यहाँ पर कई तरह के अलाउंसेस आ सकते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस और भी कई। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अरियर रिसीव्ड। अगर लास्ट ईयर में हमारी कुछ सैलरी अर्न की थी और उसे रिसीव नहीं किया गया था और करंट ईयर में हम उसे रिसीव कर रहे हैं तो उसका अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पर हमें सैलरी के साथ साथ टर्नओवर का कुछ परसेंट एज प्रॉफिट दिया जाता है तो वो हमें इसे यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट है एडवांस ऑफ सैलरी। अगर हमें नेक्स्ट ईयर की सैलरी का कुछ अमाउंट एडवांस में रिसीव हुआ है तो हम उसे यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट इज़ पेंशन रिसीव्ड। जो भी सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न अपनी पेंशन रिसीव कर रहे हैं उसे भी सैलरी में ही इंक्लूड किया जाता है और उसे यहाँ पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट है एन्युटी। अगर हम कुछ एन्युटी, ग्रेजुटी ये सब रिसीव कर रहे हैं तो वो भी सैलरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ कमीशन। अगर कोई पर्सन कंपनी से कमीशन रिसीव कर रहा है तो उसे भी इसी सैलरी के हेड में ही ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ लीव इनकैशमेंट। अगर आपकी कोई लीव इन कैश होती है और उससे आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसे भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ही इंक्लूड कर लेंगे। ये सभी वो अमाउंट्स है जो हमें कंपनी से एज ए सैलरी रिसीव होते हैं। नेक्स्ट हम लेस करेंगे उन अमाउंट को जो कि एग्जम्प्टेड है, जैसे कि कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि एग्जम्प्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का कुछ फिक्स्ड अमाउंट ही आपको एग्जम्प्ट होता है। एचआरए का, जो आपने एचआरए रिसीव किया है उसका कुछ अमाउंट आपको एग्जम्प्ट होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। या इसके अलावा जो भी आपने अलाउंसेस रिसीव किए हैं उसमें से जितना भी अमाउंट आपका एग्जम्प्ट है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लोज आई ए। इन फाइनेंशियल ईयर 1920 सैलरीड पर्सन को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है, जो कि इस अमाउंट में से लेस हो जाएगी और हमारा नेट सैलरी हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो इन सभी अमाउंट्स को ऐड करके और उसमें से ये बताए गए अलाउंसेस और स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करके जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो हमारी नेट सैलरी इनकम होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। जो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में हैं और प्रोफेशनल इनकम रिसीव कर रहे हैं उन्हें एज़ पर सेक्शन 44A अपनी बुक्स मेंटेन करनी होती है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग जो भी उनका प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को यहाँ कंपटीशन में ले लिया जाएगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग किसी का लॉस होता है उसे भी हम यहाँ पर ले लेंगे और उस प्रॉफिट या लॉस में हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। जो भी हमने डेप्रिसिएशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया होगा हमारे एक्सपेंसेस में उसे हम यहाँ पर ले लेंगे। सेकंड, हम इसमें ऐड करेंगे डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 36। कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिए हैं
उन्हें यहाँ पर ऐड बैक कर लिया जाएगा एज़ पर इनकम टैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल डोनेशन। डोनेशन को हम यहाँ पर ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि आगे चलकर हमें उसे डिडक्शन में क्लेम करना है। एटीजी सेक्शन के अंडर हम उसे क्लेम करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से उसे ऐड बैक करना होगा। क्योंकि हम किसी भी एक्सपेंस का सिर्फ एक ही बार बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम डोनेशन को अपने प्रॉफिट में भी इंक्लूड कर लेंगे, यानी टर्नओवर में से एक्सपेंसेस को जब माइनस करेंगे, अगर हम वहाँ से भी माइनस कर देंगे और सेक्शन एटीजी में भी ले लेंगे तो उसके डबल क्लेम्स हो जाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर उसे ऐड बैक करना होगा और उसे सेक्शन एटीजी में लेना होगा। हम इसका सेकंड एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे कि जिस पर्सन की कंपटीशन बनाई जा रही है वो अपने एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ और ईएसआई डिडक्ट करके उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, बट वो 12 मंथ में से कुछ मंथ के लिए उसे टाइमली पे नहीं करता है। तो उस केस में जितना अमाउंट उसने टाइमली पे नहीं किया है उतना अमाउंट उसे डिसअलो हो जाएगा यहाँ पर, बट इस अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर लेंगे। यानी अगर हमने इस अमाउंट को फाइनेंशियल ईयर 1920 में डिसअलाउ किया है तो उस अमाउंट को फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 में हम उसे क्लेम कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनमें से किस अमाउंट को अब लेस करना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर हमने जो डेप्रिसिएशन ऊपर ऐड किया है उसे हम यहाँ पर लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम लेस करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेपरेट कंसिडरेशन। अगर हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसी इनकम ली है जो कि उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं दिखाना चाहिए बल्कि किसी अदर हेड के अंदर उसे आना चाहिए, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी बैलेंस शीट से मैच हो जाए, बट अदरवाइज़ उसका टैक्स ट्रीटमेंट यानी उसे हमें किसी अदर सोर्स के अंदर लेना है। तो उस इनकम को जो हम वहाँ पर ऐड कर चुके हैं उसे यहाँ से लेस कर देंगे और जिस भी हेड के अंदर उसे जाना चाहिए वहाँ पर हम उसे ऐड कर लेंगे। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई पर्सन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज कर रहा है और उसमें वो अपना इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट ये सब अपना नोट कर रहा है, बट एज़ पर रूल इन ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आनी चाहिए। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिया जाता है, तो हम उसे यहाँ से लेस कर देंगे और उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही एंटर करेंगे। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इन सभी चीज़ों को और लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। अब हम बात करते हैं इसी सोर्स के एक अदर पार्ट की जो कि है प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम के दो अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सेक्शन 44 AD जो कि बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD योर नेट इनकम इज कंसिडर्ड as 8% of your turnover and you will pay tax on that income। अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस रन कर रहा है और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और वो पर्सन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहता है, इस केस में वो प्रिजम्पटिव रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके लिए टैक्स ट्रीटमेंट ये रहेगा कि जितनी उसकी टर्नओवर है यानी कि 2 करोड़ से कम जितनी भी उसकी टर्नओवर है उसका 8% एज अ प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। ये 8% मिनिमम प्रॉफिट रेट है। अगर वो इससे ज़्यादा कंसिडर करना चाहता है तो इससे ज़्यादा भी कंसिडर कर सकता है, बट मिनिमम 8% वो अपनी टर्नओवर का एज प्रॉफिट कंसिडर करेगा और उस पर एज यूजुअल टैक्स पे करेगा। इफ़ receipts are in digital or non-cash form then only 6% of receipts is your net income। अगर वो पर्सन अपनी सारी इनकम नॉन कैश फॉर्म में रिसीव कर रहा है यानी बैंक में रिसीव कर रहा है देन उसके लिए 6% मिनिमम प्रॉफिट कंसिडर करना होगा और उस 6% पे टैक्स कैलकुलेट होगा। ये ट्रीटमेंट है जो पर्सन बिजनेस रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके लिए जो कि प्रोफेशन में है। उनके लिए सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 44 ADA ऑफ इनकम टैक्स। प्रोफेशनल के केस में अगर पर्सन
50 लाख से कम इनकम रिसीव कर रहा है, देन उस केस में अगर वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता और अपनी प्रिजम्पटिव रिटर्न फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए उसे अपनी इनकम का मिनिमम 50% एज प्रॉफिट शो करना होगा। तो ये था हमारा सेकंड सोर्स बिजनेस इनकम, जिसमें आप या तो नॉर्मली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर अपनी प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर प्रिजम्पटिव इनकम में लेकर एज पर केस में भी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अब हमारे थर्ड सोर्स की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आप दो तरह से अपनी इनकम को ट्रीट कर सकते हैं। या तो आप लेट आउट हैं आपकी प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी रेंटल इनकम, जो भी हमारी रेंटल इनकम रिसीव हुई है इन 12 मंथ्स वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसमें से माइनस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स। उसके बाद हमारी यहाँ पर रिसीव होगी नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 24A। यहाँ पर हम दो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24A एंड अंडर सेक्शन 24B। फर्स्ट डिडक्शन है, ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि 30% से हम क्लेम कर सकते हैं। जितनी भी आपकी रेंटल इनकम है उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने के बाद जो भी बचता है उसका 30% हमें एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट आता है अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। जो भी आप इस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन पे कर रहे हैं वो यहाँ से लेस हो जाएगी। आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख तक ही इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन का, देन उसे भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इनकम सोर्स की, जो कि है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लॉस। पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स या प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका ट्रीटमेंट आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लॉस में ही कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए आपको उसकी सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू करनी होगी और आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज द केस में भी रिसीव होगा और उस पर टैक्स ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काफ़ी सारी इनकम को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कमीशन रिसीव्ड, और वो सारी इनकम जो आपकी पहले बताए गए 4 सोर्सेज में नहीं आती उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही कंसिडर किया जाता है। जब हम इन सारी इनकम का टोटल कर लेंगे तो ग्रोस टोटल इनकम हमें रिसीव होती है। जो इनकम हमें इन पांचों सोर्सेज को इंक्लूड करके रिसीव होती है उसे ग्रोस टोटल इनकम कहा जाता है। एज पर सेक्शन 288A हम ग्रोस टोटल इनकम को राउंड ऑफ में ले लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। जब हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हमें इसमें से डिडक्शंस को लेस करना होता है ताकि हम नेट टोटल इनकम को निकाल सकें। अब ये डिडक्शंस काफ़ी सारी होती हैं जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डिडक्शंस को ही देख रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 80C। इसके लिए आप मैक्सिमम 1,50,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं। इसमें आती है आपकी ट्यूशन फ़ीस, LIC प्रीमियम, PPF, SIP एट्सेट्रा। नेक्स्ट होता है 80CCD क्लोज 1B। इसके अंडर आप NPS में अगर अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 80D। अगर आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसे आप 80D में क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह से आप इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपने लिए और अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है देन आप मैक्सिमम 25,000 तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं देन 50,000 आप उनके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न नहीं हैं देन आप 25,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 80G।
इसमें आप अपनी डोनेशंस, अगर आपने डोनेशंस दी हैं तो उसका डिटेल प्रोवाइड करके आप उनको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 80TTA एंड 80TTB। सेक्शन 80TTA में अगर आपने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रिसीव किया है तो उसका मैक्सिमम 10,000 तक आप सेक्शन 80TTA में क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप सेक्शन 80TTB में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट का 50,000 तक मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। तो हम इस सारी डिडक्शंस को टोटल कर लेंगे और उसे ग्रोस टोटल इनकम में से लेस कर देंगे, तो हम नेट टोटल इनकम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद अब बारी आती है टैक्स पेबल की। हम यहाँ पर टैक्स चार्ज करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए हमारा टैक्स रेट है फॉर पर्सन हु इज़ बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज 2,50,000 तक एग्जाम्प्ट है। फ्रॉम 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज़ तक आपका 5% से टैक्स चार्ज होता है। फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख तक आपका 20% से टैक्स चार्ज होता है और अबोव 10 लाख आपका 30% से टैक्स रेट लगेगा। ऐसे ही फॉर सीनियर सिटीज़न 3 लाख तक आपका एग्जाम्प्ट रहेगा और बाकी का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। फॉर सुपर सीनियर सिटीज़न 5 लाख तक एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट 5 लाख के लिए आपका 20% से चार्ज होगा और अबोव 10 लाख आपका 30% से चार्ज होगा। तो ये हमारा नॉर्मल स्लैब रेट है। नेक्स्ट हम रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा आप इसके अंदर रिबेट क्लेम कर लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तभी आपको सरचार्ज पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो आपका 10% से चार्ज होगा और अबोव 1 करोड़ है तो उसके लिए 15% से टैक्स रेट चार्ज होगा और एज़ पर द केस आपका सरचार्ज रेट चेंज होता जाएगा। हायर सरचार्ज रेट इज़ 37%। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी कॉम्पिटिशन में टैक्स पेबल प्लस सरचार्ज कर लेंगे। इस अमाउंट पर हमारा एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस एट द रेट 4% चार्ज होगा। फिर हमने जो भी यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करी है उस पर हम टोटल कर लेंगे उस टैक्स का और टोटल टैक्स पेबल हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अगर आपकी कोई कैपिटल गेन इनकम है उस पर ये नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए अलग से टैक्स रेट लगेगा। जैसे कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपका 15% से टैक्स रेट चार्ज होगा ऑन शेयर्स। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं देन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% से टैक्स रेट चार्ज होगा। इन सभी टैक्स का टोटल करने के बाद जो भी टोटल टैक्स पेबल होगा हम वो निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आपका एडवांस टैक्स आपने टाइमली डिपॉजिट नहीं किया है तो आप इंटरेस्ट पेबल कैलकुलेट करके उसको जमा कराना होगा। यहाँ पर सबसे पहले है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल नहीं की है तो उसके लिए अंडर सेक्शन 234A आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। अंडर सेक्शन 234B अगर आपने अपनी एडवांस टैक्स टाइमली डिपॉजिट नहीं की हैं तो अंडर सेक्शन 234B एंड 234C में आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पर आप अपने सारे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे एज द केस। नेक्स्ट इज़ प्रीपेड टैक्सेस। आपने जो भी अपने टैक्सेस पहले से पे किए हुए हैं, जैसे कि अगर आपका TDS कहीं से कटा हुआ है जो कि आपका 26AS में शो हो जाएगा, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो टैक्स पे किए हैं उसे एडवांस टैक्स किया कहा जाएगा, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए उसके बाद असेसमेंट ईयर में अगर आपने अपना टैक्स पे किया है रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कंसिडर किया जाएगा और उसे हम यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स के आगे लिख देंगे और इन सभी प्रीपेड टैक्सेस का टोटल कर लिया जाएगा।
अब आप अमाउंट पेबल और रिफ़ंड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आप टोटल टैक्स पेबल प्लस इंटरेस्ट पेबल माइनस प्रीपेड टैक्सेस फॉर्मूला लगाएंगे और अपना अमाउंट पेबल या रिफ़ंड जो भी आएगा उसे यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो वो आपका अमाउंट पेबल है, यानी इतना अमाउंट आपको अभी और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पे करना होगा। बट अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट आता है यानी रिफ़ंड होता है तो वो आप अपना बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करके इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जितना भी अमाउंट आ रहा होगा उसे हम राउंड ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन 288B में। तो ये है हमारी टैक्स कॉम्पिटिशन। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।